अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन वाले क्राइसिस जब से शुरू हुए हैं पूरी दुनिया इसके सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात कर रही है। हम भी करते रहे हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बात करते रहे हैं कि इसका एक रिलीजियस एंगल भी है जिस पे ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसका एक रिलीजियस एंगल भी है। कल मैंने यूरोपीय यूनियन और नेटो के अंदर डोमिनेंट जो कौमें हैं कैथोलिक्स, इनके और रशिया और यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो डोमिनेंट कौमें हैं ऑर्थोडॉक्स, इनके हिस्टोरिकल स्प्लिट पे बात की थी कल के एपिसोड में मैंने। और उस कॉन्टेक्स्ट में आई सेड के रूस के अंदर कैसे जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं वहाँ के पैट्रियार्क्स इस जंग के रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर आजकल बात करने लगे हैं। अब हुआ ये है जनाब कि रूस का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है इन्होंने पहली बार खुल के इस जंग को इंडोर्स कर दिया है कि पुतिन जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। कल मैंने कहा था कि मॉस्को के चर्च के नीचे कीव का चर्च था, यूक्रेन का चर्च था, जिसको 2019 में अमेरिका और वेस्ट वालों ने अलग कर दिया था। ईसाई मेजॉरिटी वाले मुल्क यूक्रेन का सदर उन्होंने यहूदी लगवा दिया था। एक कॉमेडी एक्टर यहूदी ज़ेलेंस्की साहब, ही वाज अ कॉमेडियन, इसको उन्होंने सदर लगवा दिया था। फिर उसके रिलीजियस डायनामिक्स को ही छेड़ा जाता है यूक्रेन को, और इस तरह से 2019 में इस्तंबुल का जो पत्रियार्क्स था, जो कि सेंट्रल पत्रियार्क्स हुआ करता था सदियां पहले, इन्होंने कीव के चर्च को मॉस्को के चर्च से जोड़ दिया था। और फिर सेंचुरीज के बाद 2019 में इस्तंबुल के मौजूदा पैट्रियार्क्स के जरिए कीव के चर्च को अलग कर दिया गया था मॉस्को से। द एम वाज टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन मॉस्को एंड कीव, जिसको मॉस्को वाले अब दोबारा यूनाइट करना चाहते हैं इस चर्च को। तो वहाँ का जो पत्रियार्क्स है मॉस्को का, उन्होंने खुल के हिमायत कर दी है, सामने आ गए उन्होंने। वो कल जो उन्होंने संडे का सरमन दिया है अपना चर्च के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों तरफ जैसा कि बड़ी तादाद रशियन स्पीकिंग लोगों की भी है, हमारे अपने लोगों की है, इसीलिए रशियंस को ऑल आउट नहीं जाना चाहिए वहाँ के फोर्सेस को, और सिविलियन कैजुअलिटीज़ के कम से कम होने का एहतियात करना चाहिए, उन्होंने कहा है कल। मॉस्को के पत्रियार्क्स ने कहा है कि ये हमारे ही लोग हैं, इसीलिए इनका ख्याल रखें। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स ख़ास तौर पर मुस्लिम बरादरी के लोग ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये इतनी सिग्निफिकेंट बात है, इसमें क्या है, ऐसा कुछ क्या है, वो समझ नहीं पा रहे होंगे। देखें, इस्लाम में पोप या पैट्रियार्क्स वाला सिस्टम नहीं है ना। वहाँ रिलीजियस बुक्स हैं इस्लाम के अंदर, कुरान और हदीस, और स्कॉलर हो या आम मुसलमान हो, उसने इन्हीं बुक्स से ही हिदायत लेनी है, वहाँ से वही गाइडेंस है, प्रिंसिपल्स यही हैं जो इन किताबों के अंदर लिखे हुए, कुरान और हदीस। लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि अगर पोप साहब कुछ कह देते हैं ना कि फ़लाँ जंग लड़नी है, तो लाखों नौजवान सामने आ जाएंगे। अब ज़रा बारीकी को समझें, आप डिफरेंस को समझें। कैथोलिक्स के अगर पोप साहब कुछ फरमा देना तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऊपर का फरमान है। असल में पोप जो है वो नुमाइंदा है खुदा का, कैथोलिक्स की अकीदे के तहत। यरूशलेम की मिल्कियत को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सदियों तक जंगों का सिलसिला जारी रहा, जिन्हें मुसलमान सलीबी जंगें कहते हैं और ईसाई जो हैं वो उनको क्रूसेड्स वॉर कहते हैं। बड़ी मशहूर वॉर्स है ना, क्रूसेड सबने नाम सुना होगा। ये जंगें भी पोप के कहने पे शुरू हुई थी कि मुसलमान जो हैं इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म स्थान को, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह जो कि आपका हरम है उनके बकौल, वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, इन्हें निकाल बाहर करें, इट्स अवर होली लैंड। तो 8 बहुत बड़ी जंगों का जिक्र हमें तारीख के अंदर मिलता है। 200 साल तक मुसलमान और ईसाई यरूशलेम की मिल्कियत के लिए लड़ते रहे, और जनरली इन जंगों का रिजल्ट मुसलमानों के फेवर में रहा। थोड़े अरसे के लिए मुसलमानों के हाथ से यरूशलेम छीना ज़रूर गया था बीच में, लेकिन फिर रीगेन हुआ था, और फिर 1948 में इजराइल के क़याम से ही दोबारा मुसलमानों से छीना गया। इन जंगों में पत्रियार्क्स भी हामी थे कि यरूशलेम जो है वो ईसाइयों के पास होना चाहिए, पोप भी हामी था इस चीज़ का। दोनों ग्रुप्स जो थे ये हामी थे कि यरूशलेम हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स दोनों एक ही थे। तो ये स्टेटस जो है ना इन मजहबी शख्सियात का है। अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक्स में देखें तो इन दोनों शख्सियात का एक स्टेटस है।
ये अगर एक चीज़ डिक्लेयर कर दें तो इसका बड़ा ही डीप इम्पैक्ट होना है नीचे सोसाइटी में। तो मॉस्को का पत्रियार्क जब कहता है ना कि पुतिन सही कह रहा है, तो यूं समझे कि उसने वैलिडेट कर दिया, उसने ओके कर दिया रशियन इन्वेजन्स को, और रशिया के जो ऑर्थोडॉक्स हैं यूं समझे कि ये पुतिन के साथ हो गए, अगर पत्रियार्क ने कह दिया तो। अच्छा, मज़हब के अलावा अगर आप देखें तो इस जंग की जियोपॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस है उसको अगर आप देखें तो अमेरिका की डे वन से ही ये अटैम्प्ट है कि रशिया को दुनिया में मैंने आइसोलेट करना है इस जंग की बुनियाद पे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उल्टा अमेरिकन जो हैं वो खुद और वेस्ट अपना असर खो रहे हैं। आज का यूरोप देखें मज़हब की बुनियाद पर यूनाइटेड नहीं है पहले की तरह। ये जब सलीबी जंगों में पूरा का पूरा यूरोप उठता था ना, तो वो मज़हब की बुनियाद पे पॉप इनको यूनाइटेड रखता था। ये बात नोट करने वाली है। आज की जो यूरोपीय यूनियन है वो मज़हब की बुनियाद पर इकट्ठी नहीं है। हुकूमतों के एतबार से यूरोप जनरली सेक्युलर है। पोप को रियासत से कई सदियां पहले ही वो अलग कर चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो रिलीजियस सर्किल्स हैं कैथोलिक्स की, वो भी ऊपर आने की इच्छा ज़रूर कर रही हैं। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ये ख्वाहिश है कि हमारा भी एक स्टेटस होना चाहिए जो पहले हुआ करता था। आज भी अगर पोप कह दें कि यूक्रेन से लड़ना फ़र्ज़ है, तो यकीन माने लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे लड़ने के लिए। ये पोप की आज भी ऐसी हैसियत है ज़रूर। अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद रशिया को आइसोलेट कर नहीं पाया है। मिडल ईस्ट वाले बात नहीं सुन रहे अमेरिका की और वेस्ट की रूस के खिलाफ। सेंट्रल एशिया वाले, साउथ एशिया वाले बात नहीं सुन रहे। ताबड़तोड़ सैंक्शंस और धौंस धमकी का सिलसिला भी जारी है पूरी दुनिया के ऊपर। अमेरिका ने अपने कई इत्तेहादियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हुए हैं, लेकिन बात बन नहीं रही उसके बावजूद भी। चंद रोज पहले ही यूएई को FATF के ग्रे लिस्ट में बिला वजह डाला गया, बिला वजह। उधर से सऊदी अरब वाले दबाव में आने को तैयार नहीं है। पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान के बीच फ़ोन पे बात हुई है और उसमें उन्होंने ओपेक एग्रीमेंट्स पर एज यूजुअल अमल दरामद की बात की हुई है और ऑयल मार्केट को स्टेबल रखने पे बात की हुई है उन्होंने। तो अमेरिका अभी तक रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर नहीं पाया है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर, और उनके अपने जो इवन करीबी इत्तेहादी रहे हैं मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में। मिसाल के तौर पर आप देखें इंडिया साउथ एशिया में उनका बड़ा करीबी इत्तेहादी है। ये रूस के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। वो रोज़ाना उनको कह रहे हैं कि सैंक्शंस कर देंगे, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन इंडिया कह रहा है लगा दो। मॉस्को के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है वो। एट द मोमेंट अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी पावर अमेरिका के साथ खड़ी है वो यूरोप है। अपेरेंटली वो आपको इनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन कब तक? सवाल ये है ना, कब तक खड़ा होगा? देखें, हमने जैसे शुरू में कहा, इस वक्त यूरोप के ऊपर पोप नहीं है ना। पहले पोप मज़हब के नाम पे यूनाइटेड रखता था यूरोप को, लेकिन अब पोप नहीं है ना। अब तो जर्मनी भी है, तो अभी फ्रांस भी है। ये इंडिविजुअल है, इन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और ये अलग अलग नज़रिए से सोचते हैं, मजहबी एंगल से ये सोचते नहीं हैं। तो इस वक्त वो किस्सा नहीं है ना। ऑर्थोडॉक्स सारे के सारे अलबत्ता रूस के साथ ज़रूर हैं। पैत्रियार्क ने कल फतवा दे दिया है कि पुतिन सही कर रहा है, लेकिन यहाँ मसला है। यूरोपीय यूनियन वाले जो है ना, यहाँ पर मसला है, यहाँ पर शदीद किस्म के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हैं और रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात के मामले में ये मुल्क एक पेज पे नहीं है। तो मसला बड़ा है यहाँ पे। अमेरिका के लिए बड़ा मसला पैदा हो चुका है। दुनिया तकसीम हो रही है यहाँ पर इस इशू पे, और ऐसे में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ब्लिंकन साहब ने कहा है कि नेटो वाले हथियारों के अलावा फाइटर जेट्स भी यूक्रेन भेज सकते हैं। हमारी ग्रीन लाइट है, हमने उनको सिग्नल दे दिया है, भेजना चाहते हैं तो भेज दें। क्यों वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू ड्रैग नेटो इन दिस वॉर। अमेरिकन्स जानते हैं कि लंबे अरसे तक यूरोप जो है वो यूनाइटेड नहीं रह सकता, उनके साथ मिलके नहीं रह सकता इस इशू पे। ख़ास तौर पर तब जबकि मिडल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सारे रशिया के खिलाफ जाने को तैयार हैं नहीं। तो यूरोपी भी तो देखे ना, इसी दुनिया के अंदर रहते हैं ना, वो भी तो, उनका भी तो दुनिया के साथ काम पड़ता है ना। तो रूस के खिलाफ वो अकेले यूनाइटेड नहीं रह सकते, फजूल होगा उनके लिए अगर दुनिया उनके साथ नहीं है। अगर सेंट्रल एशिया साथ नहीं, साउथ एशिया साथ नहीं, मिडल ईस्ट साथ नहीं है, तो वो साथ में रह के क्या करेंगे रशिया के खिलाफ, जबकि पूरी दुनिया उधर होगी। तो यूरोपीय यूनियन में दरारें आएंगी अगर ये जंग लंबी चली अगर, तो दरारें आएंगी, यूरोपीय यूनियन टूट सकता है। इसीलिए EU जो है वो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर भी निकल सकता है अगर इस जंग को रशिया लंबा खींचता है, जिसको रोकने का एक ही हल है कि इनको लड़वाया जाए रशिया के साथ, यूरोपीय यूनियन वालों को, ताकि इनकी मिलिट्री और एज अ रिजल्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ तक अलाइन करवाए जा सकें लॉन्ग रन में,
और ये अमेरिका के साथ ही बने रहें। तो ये अमेरिकन का प्लान है। कोशिश इस वक्त वो यही कर रहे हैं कि 2-4 नेटो के मुल्कों को भी भिड़वा दें रशिया के साथ, ताकि रशिया वर्सेस नेटो वाला मामला हो जाए। और जो पहले जो सोवियत वॉर हुई थी ना, कोल्ड वॉर 1.0 जैसे मैं कहता रहता हूँ, उस वक्त जैसे नेटो वाला मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, ये कुछ वैसा ही माहौल क्रिएट करने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नेटो वाले खुल के रशिया के सामने आने को तैयार नहीं है। वो भी घबरा रहे हैं कि खामा में पराई जंग में हम दपड़दूस हो जाएंगे, तो वो जाने को तैयार नहीं है डायरेक्टली खुल्लम खुला रशिया के साथ। तो यहाँ पर दुनिया तकसीम हो रही है, अमेरिका की दुनिया तकसीम हो रही है आई शुड से। एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि पहले से ही बना हुआ था, जिसकी धुंधली धुंधली लाइनें बनती हुई नज़र आ रही थी, वो लाइनें अब ज़्यादा गहरी होती हुई दिख रही हैं, ज़्यादा गहरी होती हुई दिख रही हैं। 2 ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर दुनिया के अंदर हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके अंदर जो रिफ्ट है वो मज़ीद गहरी होती हुई नज़र आ रही है।